मैं जब भी बीमार होती तो मेरा पति मुझे मेरे जेठ का कुर्ता पहना देता और कुर्ता पहनते ही मैं ठीक हो जाती थी और सुकून की नींद सो जाती थी। लेकिन सुबह जब मैं उठती तो मेरा कुर्ता बदला हुआ होता था और मैं यही सोचती थी कि आखिर मेरा कुर्ता कौन बदलता होगा और मेरे जेठ के कुर्ते में ऐसा क्या है कि मैं फौरन से ठीक हो जाती हूँ और मुझे सुकून की नींद आ जाती है। एक दिन मैं सारे कामों को ख़त्म करके कमरे में आई तो मुझे मेरे जिस्म में दर्द महसूस होने लगा। सिर भी एकदम भारी सा होने लगा था। मैं वही कमरे में ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गई ताकि जिस्म का दर्द थोड़ा कम हो सके, लेकिन वो दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था। इतने में पति वॉशरूम से बाहर निकले तो मुझे देखकर परेशानी से बोले कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, सर क्यों पकड़कर बैठी हो। मैंने नहीं में सिर हिलाया और उसको कहा कि मेरा जिस्म बहुत दुख रहा है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पति वहां से उठे और कमरे से बाहर चले गए और जब वो वापस आए तो उनके हाथ में मेरे जेठ का कुर्ता था। वो कुर्ता मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लो पहन लो, ठीक हो जाओगी। मैं कुर्ता ली और वॉशरूम में चली गई और कपड़े बदल करके बाहर आकर बिस्तर पर लेट गई। कुर्ता पहनते ही मेरी तबीयत संभलने लगी थी और मैं सुकून की नींद सो गई थी। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में अकेली लेटी थी, जबकि बाहर भी खामोशी थी। मेरी नज़र कपड़ों पर पड़ी तो मुझे हैरानी हुई और मैं बिस्तर से उतरी और खुद को गौर से देखा। दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि रात को तो मैंने जेठ जी का कुर्ता पहन रखा था, तो मैं अपना सूट कब पहनी। मैं उलझन में पड़ चुकी थी। मैंने घड़ी में समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहा था। यह एक और झटका था जो मुझे लगा था। मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई और फ्रेश होने चली गई। नहा धोकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरी जेठानी हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी। मैं भी बैठकर जेठानी की मदद करने लग गई। जेठानी ने मुझसे कहा कि तुम रहने दो, मैं काट लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं मानी और वहीं बैठी रही। सब्जियां काटते काटते मेरी जेठानी ने मुझसे मेरी तबीयत का पूछा तो मैंने कहा कि मैं अब ठीक हूँ। जेठानी ने सिर हिलाया और सब्जियां काटने की स्पीड तेज कर दी। सब्जियां काट कर मैं किचन में आ गई और सब्जियां बनाना शुरू कर दी। मेरा दिमाग उलझन में हो चुका था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। भला कुर्ता पहनकर मैं कैसे ठीक हो जाती हूँ और फिर मेरा कुर्ता कौन बदलता होगा। क्या वाकई उस कुर्ते में कोई खास बात थी कि बीमार से बीमार शख्स भी ठीक हो जाता है, या फिर ये कुर्ता सिर्फ मुझ पर ही असर करता है। तभी मेरी जेठानी भागती भागती आई और मुझे झंझोड़ करके चूल्हा बंद किया और बोली कि क्या कर रही हो, सारी सब्जियां जल गई हैं, कहाँ गुम हो। मैंने चौंक कर जेठानी को देखा और फिर सब्जी को देखा। सब्जी आधे से ज्यादा जल चुकी थी। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। रात में जेठ जी का कुर्ता पहनकर सोना और सुबह उसका बदला हो जाना कोई छोटी बात तो नहीं थी। मैंने इन सब ख्यालों को दिमाग से निकाला और फिर जेठानी को देखी। मैं घबराई हुई अंदाज में बोली, ओ सॉरी दीदी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी और सब्जियां काट लेती हूँ, आप परेशान ना हो। मैंने फ्रिज से और सब्जियां निकाली और काटना शुरू कर दिया। तब तक मेरी जेठानी भी कमरे में जा चुकी थी। सब्जियां तैयार करके मैं कमरे में आई तो मोबाइल पर बेल बज रही थी। फोन उठाया तो फोन मेरे पति का था, जो कि खाने के बारे में पूछकर कॉल काट दी। तो मैं वहीं बेड पर बैठ गई। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो तुरंत मुझे लाकर देते थे और मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब थी। शाम को पति जब घर आया तो सबसे पहले मेरी तबीयत का पूछा था, फिर खाना खाने के लिए बाहर आकर बैठ गए। खाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो आज फिर मेरा पेट दर्द करने लगा था। अचानक से पेट में दर्द होने की वजह से मेरी आंखों में भी पानी आ गया था। ऐसा पेट दर्द मुझे पहली बार हुआ था। मेरे चिल्लाने की वजह से पति बिस्तर से उतरे और मुझे सहारा देकर बिठाया और खुद वही कुर्ता ले आए जो मुझे बुखार में पहनने को दिया करते थे। मैंने तकलीफ से बंद होती आंखों के साथ उनका बढ़ता हुआ हाथ देखा और कांपते हुए हाथों से कुर्ता लेकर बाथरूम में चली गई। कुर्ता पहनने के कुछ मिनट बाद ही मेरा पेट दर्द कम होने लगा और मुझे नींद आने लगी थी। बिस्तर पर लेटते ही मैंने पति से लाइट बंद करने को कहा और मैं सो गई। अगले दिन भी मेरी आंख देर से ही खुली थी और आज फिर कुर्ता बदला हुआ था।
मैंने गहरी सांस लेकर चेहरे पर हाथ फेरा और उठकर बाहर आ गई। छुट्टी का दिन होने की वजह से आज मेरे जेठ जी और पति दोनों घर पर थे। सबको सलाम करके मैं भी सोफे पर बैठ गई तो मेरे जेठ जी मेरी तबीयत का पूछने लगे। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? यह बता रहे थे कि तुम्हारे पेट में रात को बहुत दर्द था। तो मैंने हाँ में सर हिलाया और सर झुका लिया था। जेठ जी अब फिर से पति के साथ कारोबारी में व्यस्त हो चुके थे। मैंने एक नज़र अपने पति को देखा और सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। दिन पर दिन मेरी सोच में बदलाव होता जा रहा था, लेकिन किसी भी सोच का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक बार फिर मैंने पति को देखा जो अपने भाई से बातें कर रहे थे। मेरा दिमाग बार बार कुर्ते पर जा रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस कुर्ते में जो पति दवाई के बजाय वो कुर्ता देता था, और पति उस कुर्ते पर इतना यकीन क्यों करता था जबकि वो खुद एक पढ़ा लिखा इंसान था। तो फिर इन सब बातों पर यकीन करना एक बेवकूफ़ी की निशानी थी, क्योंकि अगर कुर्ते की हालत पर गौर किया जाए तो वो किसी काम का नहीं था। वो फटा पुराना कुर्ता था, लेकिन उसे फेंकना तो दूर, उसे धोया भी नहीं जाता था। इतने में शाम हो गई। मैंने हॉल की तरफ देखा तो हॉल खाली खाली था, जबकि मेरी जेठानी मंदिर में पूजा कर रही थी। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी पूजा पाठ कर लिया करो, और हाँ, फिर खाना भी पका लेना। दिन वैसे भी कितने छोटे होते हैं सर्दियों में। और फिर जेठानी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। दिन तो वाकई बहुत छोटे होते थे, पता नहीं चलता था और दिन गुजर जाता था। मैं किचन में आई और रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। पति और जेठ भी आ चुके थे। किचन में खड़े खड़े मैंने नजरें बाहर हॉल की तरफ उठाई तो पति हाथ में सॉपर पकड़े मेरी तरफ आ रहे थे। किचन में आते ही एक प्लेट निकाला और मेरे साथ खड़े होकर सॉपर में से कोई चीज निकालकर एक प्लेट में डाल दिया और मुझे देखा। मैंने कहा, आप रोज रोज कुछ न कुछ चीजें ले आते हो। जेठ जी और जेठानी जी सोचेंगे कि मैं ही आपसे फरमाइश करती हूँ। उन्होंने बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और सच बोलूं तो वो ऐसा नहीं सोचते। प्लेट मेरी तरफ खिसकाकर स्लैब के पास टेक लगाकर खड़े हो गए। प्लेट में पड़ी चीज मैंने चम्मच में भरकर मुंह में डाला और मैंने कहा, बहुत टेस्टी है। वो तब तक वहीं खड़े रहे थे जब तक मैंने प्लेट में पड़ी चीज को खत्म नहीं कर ली थी, और मैं खाना बनाने में व्यस्त हो गई। रात का खाना मेज पर लगाई तो सब कमरे से बाहर निकलकर मेज पर आकर बैठ गए थे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां बैठकर खाना खा सकूं। लेकिन जेठ जी और जेठानी जी की मौजूदगी में वहां से उठना मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए वहीं बैठ गई। जिस्म में होता दर्द और दुखते पेट के साथ मैं वहां बेचैनी सी तकलीफ को बर्दाश्त करती वहीं बैठी रही। भगवान का नाम ली और खाना खत्म करके मैं तेजी से उठकर कमरे में आ गई और बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी की छींटे मारी। रोज रोज के बुखार और जिस्म दर्द से मैं अब तंग आने लगी थी। जिस्म में उठते दर्द की वजह से मैं बेड पर लेट गई और पति को धीमे धीमे आवाज में पुकारा, क्योंकि पेट में बढ़ते दर्द से मुझे लगता था कि मैं उसी लम्हे मर जाऊंगी। मेरा आवाज सुनकर वो कमरे में आए और फिर मुझे ऐसे दर्द से कराहता देखकर परेशान हो गए। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बोली, मैं नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, अब डॉक्टर को बुला दो। मैं पेट को थामे खड़ी थी और वो जेठ जी का कुर्ता मुझे थमाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, तुम ये पहन लो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कुर्ता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अजीब आदमी था। एक तो मैं तकलीफ से बेहाल हो रही थी और वो थे कि कुर्ता थमा रहे थे। मैंने कुर्ते को हाथ में पकड़ा और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया और कुर्ता बदलकर वापस बाहर निकल लाई। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो बस आते ही होंगे, तुम लेट जाओ यहाँ पर। उससे पहले मैं कुछ कहती वो खुद की सफाई पेश कर चुके थे। मैंने सर हिलाते हुए लाल आंखों से उन्हें देखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। अचानक से ही मुझे मेरा शरीर हल्का फुल्का सा महसूस होना शुरू हो गया और सुकून की नींद आने लगी थी। मैंने कुछ नींद में महसूस किया कि कोई मेरे पास बैठा था। फिर मेरी नींद गहरी हो गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने अपना सूट पहना हुआ था। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं बाहर आई तो मेरी नज़र सामने लटकते कुर्ते पर पड़ी। तो मैं चलती हुई कुर्ते तक आई और उससे उलट पलट कर देखा। मेरी जेठानी सोफे पर बैठी मुझे ही देख रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या देख रही हो? तो मैंने अपने जेठानी को देखा और कुर्ता का एक कोना हथेली से मसला। दीदी, कभी कभार मुझे लगता है कि यह जादुई कुर्ता है।
उसे पहनते मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। क्या जेठ जी यह कुर्ता किसी जादूगर से लाए थे? मेरी जेठानी की तरफ से कोई जवाब ना मिलने की वजह से मैं बोली थी और एक बार फिर कुर्ते को देखा था। मेरी बात सुनकर जेठानी का लहजा बदला हुआ था। सोफे से उठती हुई वो मेरे पास आई और मेरा हाथ थामकर बोली कि तुम भी ना अजीब बातें करती हो। चलो जाओ, कुछ खाओ और कुछ खाने की तैयारी कर लेना। और देखो घर भी कितना गंदा हो गया है। जेठानी तो मुझे साफ साफ टाल कर चली गई थी। मतलब कुर्ते में कोई तो राज है जो जेठानी मुझे बताना नहीं चाह रही थी और यूं ही मुझे टाल रही थी। जेठानी की जाते ही मैंने कुर्ते को अच्छे से देखा, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला था, इसीलिए मैं घर के काम में बिजी हो गई। शाम तक घर के सारे काम हो चुके थे। सारे कामों से फ्री होकर मैं कमरे में आई। कपड़े बदलने के बाद आईने के सामने आई तो मुझे एकदम से कमरे में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश की तो सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। मैंने कमरे से बाहर आकर पानी का पूरा गिलास पिया, लेकिन रत्ती भर मुझे फर्क नहीं पड़ा था। मुझे लगा कि यह सब कुछ बहुत नॉर्मल है। सारा दिन ठंडे पानी में काम करने के बाद सर्दी जुकाम की परेशानी हो सकती है, इसीलिए मैंने अपने लिए गर्म पानी उबाला और गरारे किए। इससे मेरे हलक को भी काफी सुकून मिला था और सीने पर बढ़ा दबाव भी थोड़ा कम हुआ था। गिलास वापस रखकर मैं बाहर निकली तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा मेरे जेठ जी और मेरे पति ही होंगे। मैंने दरवाजा खोला और दोनों को नमस्ते किया, जिसके जवाब दोनों ने एक साथ दिए। अब दोनों कपड़े बदलने में खाना लगाती हूँ। पति के पीछे पीछे चलती हुई मैं बोली थी। वो दोनों सिर हिलाते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। तब तक मैं मेज पर खाना लगा चुकी थी। जेठ और जेठानी तो मेज पर आ चुके थे, लेकिन पति अभी तक नहीं आए थे। मैं उठी और कमरे में उनको बुलाने के लिए चली गई, लेकिन वो किसी से गुस्से में फोन पर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, देखो तुमने अगर मुझे सामान पूरा नहीं दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम नहीं जानते यहाँ तक आने में मैंने कितनी मेहनत की है। अब अगर तुम इस तरह से सामान देने से मना करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता, तुम्हें इसीलिए पैसे दिए हैं। पति के गुस्से में की जाने वाली सारी बातें मुझे उलझा गई थी। अभी वो कुछ और कहते कि मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फौरन फोन बंद करते हुए पीछे मुड़े और मुझे देखा तो पति का उड़ा हुआ रंग देखकर मुझे झटका सा लगा। भला इसमें इतना डरने की क्या बात है? यह कौन सा पहली बार हुआ था कि मैंने उसकी फोन पर होने वाली बातें सुनी थी। तुम कब से यहाँ खड़ी थी? गुस्से की आवाज में बोले और चलते चलते मुझ तक आए। मैं अभी आई थी। मेरा लफ्ज भी मुंह में ही रह गया था जब पति ने मेरा बाजू जोर से दबोचा था और मुझे गुस्से से खोलकर बोला कि तुम जाहिल औरत, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि जब कोई आदमी बात कर रहा हो तो उसे यूं तंग नहीं करते हैं। और यह दरवाजा नहीं था, तुम नॉक करके भी आ सकती थी। यह सब बोलने के साथ साथ उनकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। मैंने भरी हुई आंखों से अपने पति को देखा था, लेकिन बोलने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पति का यह रवैया देखकर मैं खुद बहुत डर गई थी। मेरा बाजू छोड़ते हुए उन्होंने अजीब अंदाज में बोला, अब रोना बंद करो और आकर खाना खाओ। खबरदार जो किसी को कुछ भी कहा तो। और खुद कमरे से बाहर निकल गए। मैंने बाजू मलते हुए अपने पति को देखा और चेहरे को साफ करते हुए बाहर आ गई और सबके साथ बैठकर कुछ निवाले जहर की तरह खाना खाएं। खाना खाने के बाद सब कमरे में सोने जा चुके थे। मैं भी बर्तन समट करके कमरे में आई। तब पति को सोता पा करके ठंडी सांसें लेकर मैं भी बिस्तर पर आकर बैठ गई और सोए हुए अपने पति को देखा। पति का अचानक से इतना सख्त रवैया मुझे बहुत परेशान कर गया था। और फिर जो बात मैंने पति के फोन पर सुनी थी वो भी मुझे उलझाने के लिए काफी थी। आखिर पति किस सामान के बारे में बात कर रहा था और पति अचानक से इतना गुस्सा क्यों किया? आखिर उस कुर्ते का मेरे बुखार से क्या लेना देना था? मैं इतनी सक्की मिजाज की क्यों हो गई हूँ? सर को थामे मैं खुद से बोली और बेड से टेक लगाकर बैठ गई। मैं सोच सोच कर परेशान थी और इसी तरह रोज के मामले के साथ एक और दिन का भी इजाफा हो गया। सुबह नाश्ते के बाद घर के काम खत्म करना और फिर खाने की तैयारी करना, यह रोज का काम था। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा, लेकिन एक ही रात में मेरे पति का रवैया बदल गया था। मैंने सोच लिया था कि अब घर में होने वाले
हर अजीब घटना के पीछे छुपे राज के बारे में पता लगा कर रहूंगी। यूं ही वक्त गुजरने लगा और मैं 10 दिन में 4 बार बीमार हो चुकी थी, जिसका इलाज सिर्फ वही कुर्ता था। इस दौरान जब मैं वो कुर्ता पहनती थी मैं ठीक हो जाती थी। यूं ही एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। घर पर कोई भी नहीं था कि मैं जेठानी को डॉक्टर के पास ले जाती। एकदम से मेरे दिमाग में जेठ जी के कुर्ते का ख्याल आया तो मैंने जेठानी को वो कुर्ता पहना दिया। अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गई। उधर जेठानी की भी तबीयत संभलने के बजाय और खराब हो गई थी। मैं बौखलाए हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकली और भागकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जेठ और पति चीखते हुए जेठानी के कमरे में दाखिल हुए। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जेठानी को लकवा मार दिया था। उनके जिस्म कोई हरकत नहीं कर रहा था। मेरे जेठ और पति दोनों ही जेठानी को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि मेरा पति अपने भाभी को छोड़कर मेरी तरफ आया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतना तेज मारा था कि मेरा सर चकरा गया था। मेरा पति मुझे गालियां बक रहा था। वो गालियां बकने के साथ साथ हर राज उगल रहे थे। जाहिल औरत, यह कुर्ता तुम्हारी मौत का परवाना था। तुमने इसे मेरे भाभी को पहना दिया। याद रखना, अगर मेरी भाभी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे गालियां बकते हुए वो फिर से अपनी भाभी की तरफ जा चुका था। पति की धमकी से अचानक मेरा दिमाग तेज चलने लगा था। वहां से नजर बचाती हुई मैं अपने कमरे में आई और पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बुला लिया। मैं कमरे का दरवाजा पहले ही बंद कर चुकी थी। दुख के आंसू मेरे आंखों से बहकर मेरे दामन को भिगो रहे थे। थोड़ी ही देर में बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आई तो मैं तेजी से दरवाजा खोलती हुई बाहर को भागी थी। कुछ ही मिनटों में पूरे घर में पुलिस फैल चुकी थी। अचानक पुलिस के आने की वजह से मेरे ससुराल वालों को भागने का मौका नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो सब अब पुलिस के हिरासत में खड़े थे। हर तरफ पुलिस की गाड़ी की आवाज और चीखों पुकारों की आवाज, मेरे जेठ का मुझे बद्दुआ देने की आवाज, मेरे पति की मुझे तलाक देने की आवाज गूंज रही थी। मैं खुद लेडीज कांस्टेबल के घर में सेफ खड़ी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी जेठानी को अस्पताल पहुंचा दिया गया और मेरे जेठ और मेरे पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वो मुझ पर जादू करते थे ताकि मैं जल्दी मर जाऊं। मैं अब समझी थी कि मेरा पति मेरे लिए रोज रोज कोई चीज क्यों लाता था। वो रोज मुझे उस खाने की चीज में ऐसी दवाई मिलाकर देता था जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो जाता था और मैं वो कुर्ता पहन लेती। असल में मेरा जेठ उस कुर्ते पर जादू करता था ताकि मैं धीरे धीरे मर जाऊं और मेरे पापा की सारी जायदाद यह लोग कब्जा कर ले। उन सब में मेरी जेठानी ने भी जेठ और पति का बराबर का साथ दिया था। वो रोज रात को आकर मेरा कुर्ता बदल जाती थी ताकि मुझे कुछ भी मालूम ना हो सके। और जब जेठानी ने वो कुर्ता पहना तो जादू का उल्टा असर हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गई थी। पति से तलाक लेने के बाद मैं वापस अपने मायके में आ गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने इस बात की भनक अपने पति को भी नहीं लगने दी थी, क्योंकि अगर इस बच्चे के बारे में उसे मालूम हो जाता तो वो मुझ पर बच्चे का केस कर देता और फिर मुझसे मेरे जीने का सहारा भी छीन लेता। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि अब मैं एक बेटे की माँ थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसको किसी भी तरह का कोई सजा मिले। इसीलिए मैंने अपने पापा का कारोबार संभाल लिया और अब मैं अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही हूँ। बच्चे के पैदा होते ही मेरी तलाक हो चुकी थी और अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो गई हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे दोबारा शादी करने के लिए बहुत कहा, लेकिन मैं नहीं तैयार हुई, क्योंकि मेरा अब रिश्तों से भरोसा उठ चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मुझे एक बात ने बहुत सताया था। वो बात यह थी कि कल को मेरा बेटा जब अपने बाप के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगी कि उसका बाप एक मुजरिम है और जेल में अपने किए का सजा काट रहा है। उसकी वजह से वो आज अकेला है। लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। शुक्र था मैं बच गई। अब मैं अपने बेटे की ऐसी परवरिश करूंगी कि वो एक अच्छा और नेक इंसान बनेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।